खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धरियावत से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन, सीएम गहलोत ने जताया दुख। पदमपुरी में हाई अलर्ट मोड पर नजर आया नगरपालिका प्रशासन, दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश। नयाबास में कोतवाली सदर पुलिस ने जाब्ते के साथ निकाला फ्लैग मार्च, अवैध शराब के 890 पौवे बरामद। और अब खबरें विस्तार से। धरियावत विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौतम लाल मीणा का आज सुबह उदयपुर के एमबी अस्पताल में कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे और 2 दिन पहले तबीयत में भारी गिरावट के चलते उन्हें उदयपुर रेफर किया गया था। मुख्यमंत्री गहलोत प्रतापगढ़ की धरियावत विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक रहे गौतम लाल मीणा के लोकप्रिय नेता के जाने से सीएम गहलोत ने दुख जताया। विधायक मीणा इस बार की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक नगराज मीणा को करीब 24,000 वोटों से हराकर विजयी हुए थे। विधायक मीणा की मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में रेड अलर्ट संपूर्ण लॉकडाउन के तहत नगरपालिका प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आया। अनारकली बाजार में जनरल स्टोर को सीज किया गया, तो वहीं जनसभा रोड पर एक दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई। हालांकि इस कार्रवाई से अनारकली बाजार में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने जमा होकर प्रशासन का विरोध कर सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना अपना आक्रोश जताया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के लिए नियम कोई मायने नहीं रखते और सरेआम नियमों को ताक पर रखकर कारोबार बेरोक-टोक किए जा रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई से सिर्फ मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। खबर सीकर के नीम का थाना से है, जहां कोतवाली और सदर पुलिस द्वारा नयाबास में फ्लैग मार्च किया गया। मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना अधिकारी राजेश कुमार द्वारा सदर थाना अधिकारी कस्तूर कुमार पुलिस जाब्ता के साथ नयाबास में फ्लैग मार्च निकालने पहुंचे, तो वहीं पुलिस ने अवैध शराब के संभावित स्थलों पर दबिश दी, जहां कच्ची हथकढ़ शराब बनाने के काम आने वाले लगभग 500 लीटर वास को मौके पर नष्ट किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कैलाश उर्फ कालू उर्फ असली पुत्र अमर सिंह निवासी नयाबास में अवैध शराब की रेड डाली, जहां मकान से 19 पेटियों में 890 पौवे अवैध शराब के बरामद किए। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर राजस्थान आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आज श्रीमान एसपी साहब सीकर कोरा स्टीव साहब, एडिशनल साहब नीम का थाना, सीओ साहब नीम का थाना के निर्देशानुसार थाना आजा के जाब्ता सदर एसएचओ श्री कस्तूर जी आरएसी के जाब्ते के साथ नयाबास गांव में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान ही अवैध दारू निकालने की शिकायत के ऊपर 3-4 जगह रेड दी गई, जिसमें करीब 500 लीटर देसी हथकढ़ शराब का वास है वो नष्ट किया गया है। साथ ही एक घर से 890 पौवे देसी शराब के जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम कैलाश जो कालू है वो भागने में सफल हो गया। प्रखंड में अनुसंधान जारी है, आगे भी लॉकडाउन है उसको सख्ती से पालना करवाई जाएगी। और भी जगह है उसमें पता किए जा रहे हैं और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। खबर जोधपुर से है, जहां मथानिया में उपसरपंच जेठाराम हालू अपने 41वें जन्मोत्सव के अवसर पर अपना जन्मदिन नहीं मनाकर कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए मथानिया में लगने वाले ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के लिए 5100 रुपए जन सेवा के लिए देने पहुंचे, तो वहीं साथ ही जरूरतमंद गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री जैसे दाल, आटा, शक्कर, नमक, हल्दी और साबुन आदि 41 किट बनाकर मानवता के नाते उन्हें भेंट किया। इस अवसर पर उपसरपंच ने कहा कि सक्षम बुद्धिजीवी वर्ग से अपेक्षा करते हैं कि वे जन्मदिन व मैरिज एनिवर्सरी पर कोरोना महामारी की विकट घड़ी में निर्धन परिवारों की मदद करें।
खबर चूरू से है, जहां बीदासर में लपका गिरोह सक्रिय हो गया है। यहां सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बीदासर की न्यू लाइफ हॉस्पिटल में दिखाने गए एक मरीज को डॉक्टरों ने दवाइयां लिखी, जिस पर अस्पताल के ही मेडिकल ने सरकारी अस्पताल में दी जाने वाली निःशुल्क दवा पेशेंट को देकर मनमाने पैसे वसूले। इसे लेकर मरीज के परिजनों ने बताया कि जब दवाओं पर लिखे निःशुल्क नाम पर काला कलर पोता दिखाई दिया, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि निजी अस्पतालों में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम शिवराम वर्मा ने कहा कि सरकारी दवाइयां निजी अस्पताल में कैसे पहुंच रही हैं, इसकी जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर धर्मवीर स्वामी ने पूरे मामले को लेकर मीडिया कर्मियों से दूरी बनाए रखी। मोहम्मद यूसुफ भुट्टा, बीदासर, वार्ड नंबर 22, जो कि मेरे मामा जी है नियाज मोहम्मद, वो तकरीबन 10 साल से बीमार चल रहे हैं। आज अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाने से मैं उनको लेके बीदासर न्यू लाइफ हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ डॉक्टर साहब ने तरह तरह की जांचें करवाई गई। फिर उन्होंने दवाइयाँ लिखी। वो दवाई मैं काउंटर पे जाके ली तो उन दवाइयों में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री वितरण होती है, वो एक इंजेक्शन मेरे को दिया और उस इंजेक्शन का मेरे पास बिल भी है। उन्होंने उस इंजेक्शन का 350 रुपये मेरे से वसूले। तो ये फ्री में वितरण करने वाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाइयाँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे पहुंच रही है, कृपया प्रशासन इन पे ध्यान दे और फिक्र करे। जैसे आज मेरे साथ इन लोगों ने जो घटना मेरे साथ घटी है, हो सकता है अन्य गरीबों के साथ भी यह घटना घट सकती है। तो इसलिए प्रशासन इस पे ध्यान दे। इस तरह की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और आपके अगर ऐसा कोई संज्ञान में आप बता रहे हो तो इसकी हम निश्चित रूप से मेडिकल डिपार्टमेंट से जांच करवाएंगे। अगर कोई गलत पाया जाता है, अगर उसमें सरकारी कर्मचारी भी क्यों नहीं हो, अधिकारी भी क्यों नहीं हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाई जाएगी। कोई गिरोह है जो मेडिसिन हॉस्पिटल से लेकर के और दूसरी जगह दे रहा है और वहाँ से पैसे वसूल रहा है, जो सरकार की फ्री दवाई है उसको दे करके पैसे की वसूली कर रहा है, इसकी भी हम जांच करवाएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर भरतपुर से है, जहां चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर बयाना प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से पंचायत समिति की ग्राम पंचायत स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बयाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत विरमपुरा के लिपिक ने बताया कि इस स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक कर तूफान ताउते को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। इस तूफान से किसी भी प्रकार होने वाले नुकसान को लेकर प्रशासन प्रत्येक ग्रामवासी की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। राजीव गांधी सेवा केंद्र, सरकारी स्कूलों, ग्राम पंचायत कार्यालय पर इस तूफान के प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों के रहने खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बयाना क्षेत्र में गुरुवार को कल रात से ही बारिश और सर्द हवाओं का दौर जारी है। इस दौर में तापमान में गिरावट देखी गई, तो वहीं लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। लेकिन कोरोना की मार झेल रहे लोगों को ताउते का खतरा पैदा हो गया है। मैं भजन सिंह, वार्ड पंच 5 न ग्राम पंचायत बीरमपुरा, वार्ड पंच 5 से माने ग्राम पंचायत वासियों को हमने ये अलर्ट कर दिया है कि कोई भी अगर परेशानी आती है पानी की, बिजली की, खाने पीने की, रहने की, तो हमें वो सूचित करें। हमारे कंट्रोल रूम अटल सेवा केंद्र पर हमने स्थापित कर दिया है। वहाँ पर हमने 3 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, तीनों की ड्यूटी लगा दी गई है। और कोई भी और बाढ़ वाइज हमने और भी कमेटियाँ बना दी गई हैं। अगर कोई हमारी कमेटी देखती रहेगी और कोई भी अगर उनकी नज़र में ना आए तो वो हमारी कमेटी से संपर्क करें। और स्कूल लेवल पे भी हमारी कमेटी है और ग्राम पंचायत लेवल पे भी कमेटी है, तो हर कमेटी को ये सूचित कर दें। वैसे हमारी कमेटी हर जगह, हर वार्ड में, हर उस पे स्टेट पे देखती रहती है, पर अगर भी उनकी नज़र में ना आए तो उनको सूचित कर दें। खाने पीने, रहने सहने की सबकी व्यवस्था हमने संतोषजनक स्कूलों में करवा दी गई है और हमारे कंट्रोल रूम पे भी व्यवस्था है। तो इसलिए कोई भी ग्राम पंचायत बीरमपुरा में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना भुगते। अगर कोई भी हो, हमने हमारे नंबर दे रखे हैं, अगर जो भी हो कभी भी 24 घंटे हमें अपने नंबरों पर कॉल करें, हम उनकी हर तरह से सेवा करेंगे। हाँ, मैं मुनीश कुमार धाकर, एलडीसी ग्राम पंचायत बीरमपुरा पर इस टाइम 6 से 2 बजे तक कंट्रोल रूम में स्थापित ड्यूटी दे रहा हूँ और ग्राम पंचायत वासियों को सूचित कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर कंट्रोल रूम के सारे नंबर लिखे हुए हैं। 3 आदमी हम यहाँ पर तैनात हैं
गवर्नमेंट आदेश अनुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के अनुसार, और जो भी गांव में बिजली से संबंध, पानी से संबंध या पुराने बिल्डिंगों से संबंध जो भी क्षतिपूर्ति या आपदा आती है उसके सबको सूचित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत कंट्रोल रूम पर सूचित करें। हम आगे कार्रवाई आगे कंट्रोल रूम बयाना या भरतपुर सूचित करेंगे और जो भी समस्याएं सारी यहाँ पर आकर बताएं। और जो भी जैसे किसी के सामने रहने की व्यवस्था नहीं है तो वो ग्राम पंचायत पर आकर संपर्क करें या स्कूल में उसकी व्यवस्था भी जहाँ तक कर दी जाएगी। खबर पाली से है, जहां रोहट उपखंड क्षेत्र के वायद पीएससी में कार्यरत चिकित्सक के साथ उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी और तहसीलदार द्वारा अशोभनीय आचरण करने पर पूरे जिले के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। एसडीएम ललित मीणा, तहसीलदार प्रवीण चौधरी पर चिकित्सक को ड्यूटी के दौरान प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। चिकित्सकों के धरने पर बैठने से मरीजों को परेशानी हुई। दिनांक 18 मई को जब मैं अपने चैम्बर में पेशेंट देख रहा था तब अचानक उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और वीडियो साहब तीनों लोग मेरे चैम्बर में प्रवेश करते हैं और मैं अपने पेशेंट देखने में बिजी था। मुझे देखते ही अंदर आके मुझे बोलते हैं कि आपको शिष्टाचार नहीं है क्या। तहसीलदार बोलते हैं कि आपको शिष्टाचार नहीं है क्या, आपको ये नहीं पता कि जब एसडीएम आए तो आपको खड़ा होना है और अपनी चेयर उनको देनी है। आपको किसने डॉक्टर बना दिया है और आप कहाँ से डॉक्टरी पढ़ाई करके आए हो। 2 दिन पूर्व हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे बताया 2 दिन पूर्व एक्चुअली हुआ यह था कि गांव के अंदर सैंपलिंग करवानी थी, मार्केट के अंदर सैंपलिंग करवानी थी। उसके सहयोग के लिए मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने मुझे कोई सहयोग नहीं दिया गया और उन्हें बोलते हैं कि आप अपने घर चले जाइए, कोई सैंपलिंग नहीं है। फिर उसकी सूचना मैंने कलेक्टर साहब को और हमारे सीएम साहब को दी, क्योंकि कलेक्टर साहब के निर्देश के अंदर हमने पूरे गाँव की सैंपलिंग करवाई। फिर से उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया। तब से वो नाराज चल रहे थे। उसी बदले की भावना को लेकर के कल वो मेरे पहुंचे और मुझे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मेरी चेयर पर बैठने के लिए जिद की गई कि आप अपने चेयर से क्यों नहीं उठे और एसडीएम साहब को क्यों नहीं बैठने दिया। मैं अपना मरीज देख रहा था, उन्होंने मुझे मरीज देखने से रोका गया। तभी एसडीएम ने बोला कि आपको अपनी औकात दिखा देंगे हम कि तुम क्या हो। एसडीएम साहब को तुम क्या नहीं समझते हो, तुम कुछ नहीं हो। एसडीएम के साहब ने तुमने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी और मुझे बैठने के लिए नहीं बोला गया। तो बदली की भावना को देखते हुए उन्होंने ये घटना खत्म किया। तो तलाक से मुझसे बात की गई। तहसीलदार ने कुछ ज़्यादा ही बोला गया मुझसे और मुझे बोला गया कि तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग ऐसे ही हो, तुम लोग ऐसे ही रहोगे। तो अब हमारी डिमांड ये है कि जब तक ये तीनों लोग लिखित से माफ़ी नहीं देंगे और ये हमको ये आश्वासन नहीं देंगे कि आगे से इस तरह घटना किसी के साथ नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से है, जहां विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के प्रयासों से 40 लाख की लागत से ऑक्सीजन गैस प्लांट का निर्माण होगा। दानदाता भूषण गर्ग ने सरकार को भूमि उपलब्ध कराने और निःशुल्क देने का निर्णय किया है। रूबी कुन्नर और एसडीएम सुभाष कुमार की प्रेरणा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 1.5 दर्जन ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, स्टीमर आदि उपकरण मिले हैं। फूलचंद मिगलानी, मनीष परनामी, एनआरआई मोहन सिंह चिट्ठा, गौरव अरोड़ा, मुरारी लाल अंगी आदि समाज सेवियों के सहयोग से रूबी किन्नर ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने से कमी नहीं आने देंगे। रूबी कुन्नर ने भूषण गर्ग परिवार और प्रेरणा के स्रोत बने शिक्षक अरुण बयाना का आभार जताया। पाली के गोडवाड़ क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र की बाली पंचायत समिति 13 ग्राम पंचायतों में महज 100 लोगों ने वैक्सीन लगाई है। आइए रिपोर्ट्स के जरिए जानते हैं इन आदिवासी इलाकों में वैक्सीनेशन का क्या हाल है। बाली के आदिवासियों ने टीके से किनारा कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन जागरूकता की कमी और वैक्सीनेशन को लेकर क्षेत्र में कई तरह की भ्रांतियां फैली है। इस क्षेत्र में ये अफवाह घर घर फैली है कि वैक्सीन लगवाने से बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी और 1 महीने में मौत भी हो सकती है। यही वजह है कि चिकित्सा विभाग की ओर से बार बार वैक्सीनेशन कैंप लगाने के बाद भी कोई टीका लगवाने आगे नहीं आ रहा। बड़ी बात ये कि ये अफवाह पिछले कई महीनों से स्वयंभू आदिवासी नेताओं ने अलग अलग जगह पर सभाओं के जरिए सरेआम फैलाई। एक मामले में पुलिस ने सभासदों के खिलाफ भीड़ जुटाने का मामला तो दर्ज किया, लेकिन अफवाह फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। चौंकाने वाला सच तो यह है कि आदिवासी क्षेत्र की 13 ग्राम पंचायतों में टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या 100 तक ही है, जिनमें सरकारी कार्मिक या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। पूरे क्षेत्र में 1 सीएससी और 5 पीएससी है, तो वहीं लगभग सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सब सेंटर है।
फिर भी मात्र 100 लोगों ने वैक्सीन लगाई है। क्षेत्र की काकराड़ी ग्राम पंचायत पर स्थित पीएससी में 6 बार कैंप में मात्र 4 लोगों ने वैक्सीन लगाई। भीमाड़ा पीएससी में 3 बार वैक्सीन लगाने को लेकर कैंप लगा, वहीं मात्र 14 लोगों ने वैक्सीन लगाई। इन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगाया गया 24 मई तक अनुशासन पखवाड़े का भी कोई असर नहीं दिखा। पूरे क्षेत्र में अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। अब क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों ने डोर टू डोर जाकर सर्वे कर ग्रामीणों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करने की शुरुआत की है। बाली पंचायत समिति के प्रधान पानेरीबाई 58 साल की हैं। वे सिर्फ साक्षर हैं। अपने घर में जब कोरोना से दोहिते को तड़पते देखा तो सबसे पहले डॉक्टर ने उनके घर पहुंचकर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापा। लेवल 70 तक आने तक दोहिते की सांसें उखड़ चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पति और पूर्व प्रधान शांताराम गरसिया के साथ तय किया कि गांव में अब ऐसी मौतें को रोकने का प्रयास करेगी। पानेरीबाई ने ऑक्सीमीटर मंगवाया, टीवी पर प्रोनिंग यानी ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका सीखा और अब दिन में 3 बार अपने घर में बने बगीचे में परिवार समेत गांव के लोगों को प्रूनिंग सिखा रही हैं। जिस तरह से बाली उपखंड क्षेत्र के ट्रबल एरिया में वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रांति है और लोग अभी भी वैक्सीन को लेकर जागरूक नहीं है। जिस तरह से 12 ग्राम पंचायतों अभी भी मतलब 100 से अधिक लोगों ने वैक्सीन नहीं लगे, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, ट्राइबल एरिया बाली का काफ़ी बड़ा है और इसमें जन जागरूकता के तौर पे जो 13 ग्राम पंचायत हैं वहाँ पर पंचायत समिति, उपखंड प्रशासन की ओर से बरसक पहले भी प्रयास किए गए थे और चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा भी प्रयास किए गए थे। उस प्रयासों के दौरान ही कुछ जगह से अफवाहें फैली और उस अफवाहों का प्रभाव ट्राइबल एरिया में पड़ा, जिसकी वजह से लोगों ने शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन नहीं करवाया। परंतु उस अफवाहों का खंडन हमने किया। प्रशासन ने खुद ने जाकर के सरपंचों के माध्यम से और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे और विशेष तौर से जो ट्राइबल एरिया के युवा जागरूक सरकारी सिस्टम में काम करने वाले व्यक्तियों से हमने विशेष तौर से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से हमने प्रयास किए हैं, तो काफ़ी जन जागरूकता आई है। इस दौरान हमने हमारे बेड़ा और नाना दोनों उप तहसीलों के माध्यम से भी प्रयास किए गए हैं, तो वर्तमान में लोगों में काफ़ी जागरूकता है और इसको लेकर हमारे विशेष तौर से प्रधान साहिबा का भी अच्छा योगदान रहा है। तो भविष्य में जैसे ही ये वैक्सीनेशन का हम वहाँ रखेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारा वैक्सीनेशन का टारगेट वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगा, उसका मुख्य कारण क्या है? लोगों में भ्रांति क्यों? मुख्य कारण कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भ्रांति फैलाया गया। तो प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया सर? प्रशासन की ओर से जागरूकता नहीं सर, जागरूकता करते तो जनवरी से वैक्सीनेशन चल रही, फिर अब तक 100 लोगों को वैक्सीन क्यों लगी पूरे 12 ग्राम पंचायतों में? नहीं, इस बारे में जन जागरूकता का ऐसा होता है कि ट्राइबल बेल्ट के अंदर जन जागरूकता एक दिन में आना संभव नहीं है, लंबा एरिया होने की वजह से और हमारी जो मशीनरीज थी और जन जागरूकता के जो हर्डल्स आ रहे थे उनको हमने सर्वप्रथम पहचानने का प्रयास किया गया, जिसमें चिकित्सा विभाग का विशेष तौर से योगदान रहा और वहाँ के शिक्षा विभाग का भी विशेष तौर से योगदान रहा। उन्होंने बताया कि इस जगह पर कोई गुप्त मीटिंगें हुई या ऐसा जो भी हमें पता लगा तो उनको भी हमने आइडेंटिफाई करने के प्रयास किए गए और कुछ गांव के मौजूद व्यक्तियों से भी प्रयास किए गए। तो उसके बाद में ये बाकायदा जन जागरूकता का काफ़ी प्रभाव पड़ा और मैं मानता हूँ कि अगले जैसे वैक्सीनेशन का हम प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर लगाएंगे, ये वैक्सीनेशन का जो टारगेट अधूरा रहा है वहाँ पूर्ण होगा। हमारे इधर वैक्सीन को लेकर जो कई तरह के संस्थाओं के द्वारा जो भ्रांति फैलाई गई थी, उस कारण से पहले नहीं लगा रहे थे लोग, वैक्सीन नहीं करवा रहे थे। लेकिन अब हमने स्थानीय ग्राम पंचायत के सहयोग से सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर गांव में जागरूकता लाने का प्रयास किया है और लोग अभी जागरूक भी हो रहे हैं और अभी आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन करवाएंगे लोग। अच्छा, वैक्सीन क्यों नहीं लगे, उसका मुख्य कारण क्या है? वैक्सीन नहीं लगने का मुख्य कारण तो ये है कि अभी 2-3 संस्था चल रही थी, वो लोगों को इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से बच्चे पैदा नहीं होंगे, नपुंसकता आएंगी और शरीर कमज़ोर होगा। तो फिर हमने इस बात को लेकर गांव में जागरूकता फैलाई कि ऐसी किसी भी तरह की कोई बात नहीं है और वैक्सीन लगाना शरीर के लिए लाभदायी और बीमारी के बचाव के लिए ज़रूरी है। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगी होगी? अभी तक कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी और दूसरे लोगों को मिलाकर 18 लोगों को वैक्सीन लगी है। अच्छा,
आपके ग्राम पंचायत टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 2727 ग्राम पंचायत की जनसंख्या है। अच्छा, ग्राम पंचायत की ओर से लोगों में वैक्सीन लगाने जागरूक करके ग्राम पंचायत क्या कर रही है? जागरूक ग्राम पंचायत के द्वारा भी हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, वार्ड पंच है और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर और सरकारी कर्मचारी टीचर हैं और उनके द्वारा अभी सर्वे भी हो रहा है और घर घर जाके समझाइश कर रहे हैं। जिस तरह से आपके सिकिसा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र है, उसके अंदर वैक्सीनेशन लेकर जनता में चिकित्सा विभाग और आपके उपखंड प्रशासन की ओर से जागरूकता की वजह से लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमने हमारे जो CVC वैक्सीनेशन को लेकर जो प्लान किए, हमने ट्राइबल के अंदर टोटल 12 से लेकर 13 सेशन हमने प्लान किए है। इसके अंदर जो अदर डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पंचायत समिति जो स्टाफ है और हमारे SDM सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी POs को भी हमने पाबंद किया था और डोर टू डोर जो इलेक्शन के डाटा के हिसाब से डोर टू डोर लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया गया और लोगों को मोटिवेट भी किया गया है। और उसका कुछ एक रिजल्ट, जैसे कि हमारे ट्राइबल एरिया में जैसे पीपला उप स्वास्थ्य केंद्र है जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे हमारा अचीवमेंट थोड़ा सा प्रोग्रेस हमें मिली भी है, जहाँ पे मतलब 44 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है और बीच में कुछ भ्रांति वगैरह वगैरह जैसे मतलब ट्राइबल में हमारा वैक्सीनेशन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ऑल ओवर जो अदर जो है हमारे, जैसे कि बेड़ा है, नाना है, बीजापुर है, चामुंडेरी है, यहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है। 2-2.5 हज़ार के लगभग सब जगह हमारा अचीवमेंट है। तो अभी थोड़ा सा और भी मतलब हमारा प्रयास रह रहा है, सभी डिपार्टमेंट मिलके हम एक प्लान करके और एक क्लब होके और एक टीम वर्क की तरह हम काम कर रहे हैं। डोर टू डोर मोबिलाइज किया जा रहा है लोगों को और अब थोड़ा सा वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझाव हो रहा है और जैसे ही हमारे पास वैक्सीन अवेलेबिलिटी उपलब्ध होती है, हम हाथों हाथ नेक्स्ट डे सेशन प्लान करके और सेम डे हमारे वैक्सीन कंप्लीट हो रही है और अभी हमारा वैक्सीनेशन में थोड़ी प्रोग्रेस भी हुई है। सर, वैक्सीनेशन नहीं लगाने का मुख्य कारण क्या है? वैक्सीनेशन नहीं लगाने का जैसे मोबिलाइजेशन तो हमारा हम फुल फ्लैश कर, कुछ मतलब भ्रांति और कुछ पुराने लोगों की वजह से और वहाँ पे लोगों को कुछ ऐसी भ्रांति टाइप फैल गई है, उस वजह से लोग थोड़ा सा वैक्सीनेशन से पीछे हट रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब प्रशासन और एजुकेशन और अपने चिकित्सा विभाग तीनों मिलकर उस जो भ्रांतियाँ है वो लोगों में दूर कर रहे हैं और मोबिलाइज करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए मतलब डोर टू डोर हम जाके अभी हमारा हाउस टू हाउस एक सर्वे चल रहा है। सर्वे के अंदर जो हम आईएलआई पेशेंट को जो हम टेबलेट और किट वितरित कर रहे हैं, इसके अंदर हम वैक्सीनेशन का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को हम ये स्वयं अपने वैक्सीनेशन को बता के कि हम हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, सबसे पहले हमारा वैक्सीनेशन हुआ है, उसके बाद हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा असर दिखता नजर आ रहा है और धीरे धीरे लोगों का रुझान वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों में भ्रांति, किस प्रकार की भ्रांति है? भ्रांति यही जो पुराने लोग जो जैसे कि वैक्सीनेशन लगने से मतलब जो सोशल मीडिया पे जो वायरल होती है चीज़ें का, ये वैक्सीनेशन लगने से ये हो जाएगा, फीवर आता है, ये आता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे मतलब जो पूरी टीम है वो ये प्रयास कर रही है कि नॉर्मल जो AFI वाले केसेज अभी तक है नहीं और हमने यहाँ तक ये डाटा भी रिफ्लेक्ट करना शुरू किया है कि जैसे कि इतना लोगों को वैक्सीनेशन हो गया आज की डेट में, सब वो एग्जैक्ट और व्यवस्थित मतलब चल रहे हैं, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे धीरे अब डिजीज बढ़ने के कारण से वैक्सीनेशन का रिजल्ट भी हमारे सामने आने लग गया है, जैसे कि पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ रही है, लेकिन सिम्टोमेटिक पर्सन और असिम्टोमेटिक पर्सन और मतलब क्रिएटिव सीवियर स्थिति में कोई नहीं जा रहा है। तो लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि वैक्सीन का कोई रिजल्ट है। तो अब थोड़ा सा है कि ट्राइबल की तरह वापस हम सेशन प्लान करेंगे और बीच में भी अभी जो ये 10-12 दिन पहले हमने जो सिस्टम प्लान किए थे बेड़ा में, नाना में, वहाँ पे अचीवमेंट अच्छा निकल के आया। 150 लगभग डोज लगी है। भ्रांति का मुख्य कारण लोगों में जन जागरूकता नहीं, जनजागरूकता जैसे कि जनजागरूकता तो यूँ है कि ट्राइबल में वो रहता ही है, लेकिन जो पूरी टीम वर्क ऑल ओवर जो प्रशासन जो लगा हुआ है उनके द्वारा जो मोबिलाइजेशन किया जा रहा है उसके हिसाब से धीरे धीरे जो भ्रांति है वो दूर हो रही है।